तो बीजेपी ने देश के सबसे बड़े राज्य यानी उत्तर प्रदेश, जो पूरे देश की राजधानी का एक तरह से नर्व सेंटर है और कहीं ना कहीं अपनी 80 सीटों की वजह से यूपी जो है वो देश का प्रधानमंत्री चुनता है। अगर 80 सीटों में से आप इमेजिन कीजिए किसी पार्टी को 10 सीटें आएँ, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बीजेपी को उत्तर प्रदेश से 2004 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में मात्र 10 सीटें आई थी। प्रमोद महाजन प्रभारी थे और उन 10 सीटों के कारण बीजेपी की सरकार केंद्र में नहीं बनी थी। बीजेपी और जो कांग्रेस के बीच का जो डिफरेंस था वो महज 7 सीटों का डिफरेंस था। अगर यूपी में बीजेपी अच्छा कर लेती 2004 में तो वाजपेयी की सरकार रिपीट हो जाती। तो आप समझ सकते हैं कि यूपी का इंपॉर्टेंस कितना है। यूपी में बीजेपी ने पहली बार एक जाट को अध्यक्ष बनाया है। बीजेपी के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि जाट को अध्यक्ष बनाया गया हो। तो भूपेंद्र चौधरी जो जाटों के नेता हैं और जो योगी सरकार में मंत्री थे, पंचायती राज मंत्री, उन्हें बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है स्वतंत्र देव सिंह की जगह पे। तो इसके क्या मायने हैं और जाटों को साधने की कोशिश की जो स्ट्रैटेजी है उसका मतलब क्या है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्यों बीजेपी ने एक जाट को यूपी में बीजेपी प्रेसिडेंट बनाया है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात यूपी के नए बीजेपी अध्यक्ष की। अगर शुरुआत से आप देखें, अगर 1980 से देखें, जो बीजेपी की जब यात्रा शुरू हुई, जब बीजेपी जनसंघ से अलग होकर एक राजनीतिक दल बना, उसके बाद से अगर देखें यूपी की पॉलिटिक्स में ज़्यादातर जो अध्यक्ष रहे हैं वो ब्राह्मण समुदाय से रहे हैं। माधव त्रिपाठी ब्राह्मण समुदाय से, कलराज मिश्रा ब्राह्मण समुदाय से, केसरीनाथ त्रिपाठी, इसके अलावा आप देखें महेंद्रनाथ पांडे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ये सारे नाम ब्राह्मण हैं जो कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बने। बाद में केंद्र में भी वो मंत्री बने, जिसमें महेंद्र पांडे, कलराज मिश्रा, ये सब मंत्री बने। केसरीनाथ त्रिपाठी तो गवर्नर भी बने। तो इस तरह से एक तरह से ब्राह्मणों का जो डोमिनेंस रहा है यूपी की पॉलिटिक्स में शुरुआत से 1980 के ज़माने से। कल्याण सिंह जो शुरुआत के दौर में जिसकी वजह से, यानी कि जिनकी वजह से बीजेपी सत्ता में आई थी यूपी में, लोध नेता थे और लोधों के बल पे, यानी कि जो ब्रज का इलाका है, जहां जिन इलाके से अलीगढ़ से कल्याण सिंह आते थे और अपनी सीट से लगातार वो जीतते रहे, उस इलाके में और यूपी के वेस्टर्न इलाके में तकरीबन 3% 4% लोध की आबादी है। और जिसके आधार पर राम मंदिर का जो एजिटेशन था, राम मंदिर के आंदोलन में शरीक होकर हिंदू हृदय सम्राट की इमेज के साथ कल्याण सिंह एक बड़े नेता यूपी के बने और मुख्यमंत्री भी चुने गए, कई बार बाद में गवर्नर भी बने। तो यूपी की पॉलिटिक्स में ब्राह्मणों का दबदबा रहा है। बीजेपी ने जो कुछ एक्सपेरिमेंट किए बैकवर्ड कम्युनिटी के साथ में, उसमें कल्याण सिंह ऐसे पहले नेता थे। इसके बाद अगर यूपी में देखें तो कल्याण सिंह के अलावा जो नेता स्वतंत्र देव सिंह, जो इस समय का अध्यक्ष थे, कुर्मी लीडर थे, जो मौर्य थे, केशव प्रसाद मौर्य, वो मौर्य कम्युनिटी के थे, यानी कि सैनी शाख के जो जातियाँ हैं, जो 6% की जिनकी आबादी है, उस कम्युनिटी से वो चुनकर आते थे। तो वो भी एक तरह से ओबीसी कैटेगरी में उनकी जाति है। तो ज़्यादातर जो पॉलिटिक्स बीजेपी की रही वो ब्राह्मण डोमिनेटेड रही। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से बीजेपी की पॉलिटिक्स ने करवट लिया और वो ब्राह्मण डोमिनेशन से ओबीसी डोमिनेशन, बैकवर्ड कम्युनिटियों का वहाँ पे आधिपत्य हुआ, तो बीजेपी में जो बैकवर्ड लीडरशिप है वो उभरने लगी। हालांकि विनय कटियार इससे पहले भी अध्यक्ष रह चुके थे उस कम्युनिटी से, लेकिन पहली बार एक जाट को अध्यक्ष बनाया गया है। अब जाट को अध्यक्ष बनाने का सिग्निफिकेंस क्या है? आप याद कीजिए कि जो वेस्टर्न यूपी है, यूपी का जो गन्ना बेल्ट है एक तरह से यूपी की पॉलिटिक्स का, जो एक जमाने में यूपी की पॉलिटिक्स को डिसाइड करता था, यानी कि चरण सिंह, यानी कि कांग्रेस के जमाने से याद कीजिए कि चरण सिंह यूपी के एक सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर थे, उस गन्ना बेल्ट से आते थे और उस वेस्टर्न रीजन में चरण सिंह का दबदबा बोलबाला होता था। लेकिन बीजेपी का होल्ड वहां पर 2013 से बढ़ा, यानी कि जब मुजफ्फरनगर दंगे शुरू हुए तो उसके बाद उस इलाके में पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स शुरू हुई और वो जो राजनीति थी वो कास्ट से ऊपर जाकर हिंदू और मुसलमान में तब्दील हो गया। और इसलिए 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को ट्रेमेंडस, यानी कि हिस्टोरिक जीत मिली उस वेस्टर्न इलाके से, क्योंकि पोलराइज हो गया। हिंदू ने अपने जाट आइडेंटिटी से ऊपर आकर हिंदू के रूप में वोट किया। गुजर, जाट, सैनी, इन सब ने एक तरह से बीजेपी को वोट किया और इसकी वजह से बीजेपी की, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में बनी। इससे पहले ये जो जाट कम्युनिटी थी वो आरएलडी को, यानी कि चरण सिंह के बेटे पहले अजित सिंह, उसके बाद
जयंत चौधरी, उस समय तो अजीत सिंह जिंदा ही थे, तो इसलिए अजीत सिंह को वोट देता था। ये अलग बात है कि उस पोलराइजेशन की आंधी में ये सारे बह गए, अजीत सिंह को अपनी सीटें खोनी पड़ी, बाद में जयंत चौधरी भी चुनाव हारे। तो एक तरह से कहें कि पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स ने पूरे जो कास्ट डायनेमिक्स थे उसको वेस्टर्न यूपी में तबाह कर दिया, और जो बीजेपी का जो कैलकुलेशन था वो बिल्कुल सटीक बैठा, और पोलराइजेशन के आधार पर बीजेपी ने 2014 का चुनाव, 2017 का असेंबली चुनाव जीता। लेकिन 2019 आते तक 2019 में भी बीजेपी को उस इलाके से सफलता मिली, लेकिन जाटों का जो मोबिलाइजेशन था वो बीजेपी के खिलाफ होने लगा। पहले शुगर केन के प्राइस को लेकर हुआ, और उसके बाद 2019 के चुनाव के बाद जिस तरह से फार्म कानून आई, यानी कि 3 जो कृषि कानून आए, उसके आधार पर जाटों ने एक तरह से बगावत कर दी, और ये जाटों की जो बगावत थी वो बीजेपी को भारी पड़ने लगी। न सिर्फ आप उत्तर प्रदेश में, बल्कि हरियाणा में जो एडजॉइनिंग राज्य है वहाँ पे जाटों ने जिस तरह से बगावत की, उसकी वजह से मनोहर लाल खट्टर की सरकार एक तरह से बनते बनते रह गई थी। 10 सीटें कम आई उन्हें मेजॉरिटी साबित करने के लिए, और उन्हें जाटों के नेता यानी कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी से समझौता करना पड़ा, जेजेपी के साथ अलायंस करना पड़ा, क्योंकि जाटों ने उनके खिलाफ वोट किया, जाटों ने वोट नहीं दिया। तो ये बीजेपी का जो जाटों का जो सपोर्ट था वो सपोर्ट बेस्ड फार्म प्रोटेस्ट के बाद लगातार कम होते गया, और 2022 के चुनाव में बीजेपी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी उस इलाके में, वेस्टर्न यूपी में असेंबली की सीटें जीतने के लिए। बीजेपी उस इलाके में 20-25 सीटें खोई, उन्होंने 20-25 सीटें गंवाई इस वजह से क्योंकि जाटों ने उन्हें वोट नहीं किया। लेकिन बीजेपी की गाड़ी इसलिए निकल गई उस इलाके से क्योंकि बहन मायावती ने ढेर सारे मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किए थे अखिलेश यादव की पार्टी को हराने के लिए, तो इसलिए वोटों का जो डिवीज़न हुआ, जो मुस्लिम वोट था वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो गया, और इसलिए बीजेपी उस लड़ाई में निकल गई। लेकिन बीजेपी ने जब टेबल पे बैठ कर देखा तो देखा कि आरएलडी जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में मात्र 1 सीट जीती थी वो 8 सीट जीत कर आ गई है। समाजवादी पार्टी को उस इलाके से फ़ायदा हुआ, यहाँ तक कि 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बीएसपी ने 10 लोकसभा की सीटें जीती, और उनमें से कई सारी सीटें जो थी वो वेस्टर्न यूपी से थी, यानी कि जाट और मुस्लिम इकट्ठा हुआ बीजेपी को हराने के लिए। वैसे ही असेंबली इलेक्शन में जाट और मुसलमान इकट्ठा हुआ, बीजेपी के खिलाफ उसने वोट दिया, आरएलडी के पक्ष में वोट दिया। इसकी वजह से बीजेपी 20-22-25 सीटें वहां पे लूज की। तो बीजेपी का जो गेम प्लान है 2024 के लिए, बीजेपी को यह लगा कि जो जाट मोबिलाइजेशन और जाटों का जो घाव है, जाटों के जो घाव पे मरहम लगाना जरूरी है, और इसलिए इस बार जो उन्होंने बीजेपी का अध्यक्ष चुना है जो पहली बार जाट से है, जाट कम्युनिटी से, और खास करके वेस्टर्न यूपी से है। इससे पहले जो ज़्यादातर अध्यक्ष चुने गए वो ईस्टर्न यूपी से, पूर्वांचल से, मध्य यूपी से चुने गए। तो एक तरह से रीजनल बैलेंसिंग करने की भी कोशिश की है, क्योंकि कल्याण सिंह ब्रज के इलाके से आते थे, लेकिन वो वेस्टर्न यूपी से यानी कि जाटों के इलाके से नहीं आते थे, और चूंकि लोध नेता थे तो इसलिए जाट सिंबलिज्म जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने एड्रेस करने की कोशिश की है इस नई अपॉइंटमेंट से, वो एक तरह से रीजनल, चूंकि योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल से आते हैं, डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी पूर्वांचल से आते हैं, जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं वो लखनऊ के इलाके से आते हैं, यानी कि मध्य यूपी से आते हैं। तो जो इम्पॉर्टेंट लीडरशिप है वो मध्य यूपी और ईस्टर्न यूपी से आती है। वेस्टर्न यूपी का हमेशा ग्रीवांसेस रहा कि उनकी तरफ से कोई इंपॉर्टेंट लीडरशिप को बीजेपी ने प्लेस नहीं किया सही जगह पर। संजीव बालियान केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन और लीडरशिप को जाटों के बीच से और वेस्टर्न यूपी के रीजनल एस्पिरेशन को एड्रेस करने की ज़रूरत थी। तो इसीलिए बीजेपी ने उस रीजनल एस्पिरेशन, जाटों के जख्म में मरहम लगाने की कोशिश की, और उसका फ़ायदा कई राज्यों में हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से धनखड़ का भी चुनाव हुआ वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, जो कि जाट हैं, राजस्थान से आते हैं, राजस्थान में विधानसभा का चुनाव है। तो हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एक तरह से सिंबलिज्म की पॉलिटिक्स यूपी के बहाने इन राज्यों में भी, और खास करके यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार में भेजते रहें।